बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको बताऊँ कि आज हम प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम कर चुके हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में नहायत ही अहम मौजू पर बात करने वाले, और आप इस टॉपिक के हवाले से बिल्कुल वाकिफ़ इसलिए होंगे कि आजकल के दिनों में ख़ुसूसी तौर पे इसी बारे में घरों में बातचीत हो रही है। अगस्त का महीना, 2 दिन रह गए हैं जश्न आज़ादी के। हम प्लान कर रहे हैं कि हमने किस तरह जो है वो आज़ादी का जश्न मनाना है। हमें याद है कि बचपन में इस महीने के साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं बचपन की, जैसा कि लाजमी अगस्त के महीने में हम बारिशें देखा करते थे, और वो अभी भी हो रही हैं। इस दफ़ा भी हमने कुछ शदीद बारिशें देखी हैं। 14 अगस्त की तैयारियां जो हैं वो 1 अगस्त से शुरू हो जाती थी। हमने 14 अगस्त को सब्ज़ और सफ़ेद रंग जो है उसका इस्तेमाल करना होता था पहनने में। उस वक्त तक जश्न आज़ादी का मज़ा ही नहीं आता था जब तक घर की छत पे एक बड़ा सारा कौमी परचम ना लहराए। तो फिर वो झंडियाँ लेके आया करते थे, बैजेस लगाया करते थे लाजमी, और झंडियाँ ला के उसको लगाना। अच्छा, कभी कभी तो हम खुद शौक़ से वो झंडियाँ लेके आते थे जो तैयार नहीं होती थी, जिसके लिए ख़ुद उसकी लई बनाना और धागे जो है वो अलग से लाना, फिर उनको जोड़ना, उनको तरतीब से रखना। तक सुबह सुबह हम लगाएंगे, या 13 अगस्त की रात को जो है वो सारे अपने घर पे लगाना। बारिश हो जाती थी सुबह सुबह, तो वो नीचे से वो चुनना कि कोई नीचे पर कोई झंडी कोई नीचे ना रह जाए, कोई पाँव ना आ जाए किसी का। तो बड़े एक एहतराम के साथ, एक जोश और जज्बे के साथ हमने हमेशा ये दिन गुजारे हैं, और हमें पूरा यकीन है कि हमारी पाकिस्तान की आने वाली जो नस्लें हैं वो भी इसी जोश व खरोश और इसी जज्बे के साथ इस खूबसूरत दिन को और इस महीने को मनाती रहेंगी। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में कुछ इसी से मिली जुली बात करनी है, इसी जज्बे के हवाले से। और ये ख़ुसूसी तौर पे कराची के जो शहरी हैं उनके लिए जो है ये कुछ फ़ायदेमंद आज के मौजू की गुफ्तगू होगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ है हम लोगों की डायरेक्ट शॉपिंग से, अगस्त के महीने से, 14 अगस्त से। तो ये आज इनसे पूछने वाले हम कि हमारी जो 14 अगस्त है वो पहले से किस तरह इस दफ़ा ज़्यादा दिलचस्प हो सकती है अगर हम साथ साथ ख़रीदारी भी करें, और कुछ 14 अगस्त के से जुड़ी हुई जो हमारे अंदर जो यादें हैं जो हमारी, वो भी हम ताज़ा कर सकें। तो हमारे साथ डॉल्मेन मॉल से कुछ मेहमान मौजूद हैं, और आज हमने डॉल्मेन मॉल और जश्न आज़ादी के मौजू पर बात करनी है। मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले मैं जिनका तारुफ करवाऊँगा, ये मार्केटिंग मैनेजर है हमारे साथ हैं जनाब फ़ारूक हसन ख़ान। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं फ़ारूक साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं फ़हीम? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो मैंने जो 14 अगस्त के हवाले से बताया, ये जो मैं अपने बचपन की बात बताइए। ये तकरीबन सब ही के बचपन की बात है। अच्छा, आज से कोई 50 साल पहले भी ऐसे ही होता था? होता होगा, उस वक्त होता होगा। लेकिन जब आप बात कर रहे थे तो मुझे अपना बचपन याद आ गया। बिल्कुल वही लई लाना, वो झंडियाँ तैयार करना, बाकी सब बचपन में इस तरह के जज्बे होते हैं, लोग तैयारियाँ करते हैं। सही बात है, बिल्कुल ठीक है जी। और हमारे साथ जो दूसरी मेहमान मौजूद हैं, मेहमान शख्सियत, ये भी मार्केटिंग मैनेजर है, जूनियर मार्केटिंग मैनेजर मोहतरमा हमद आबिद करीम। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? ठीक हैं? आई एम गुड, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं जी ये आपके बचपन की बात है? मैं तो बहुत बात का बचपन है मेरा। मैं ये बोलने वाली थी, है ना, मुझे पता चल गया। हमने आपको बोलने नहीं दिया। हम ब्रेक ले लेंगे ऐसी जगह पे। एक ब्रेक ले रहे हैं दोस्तों, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। को फिर से हम खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में, और आज न्यूज़ कैफ़े में हम जश्न आज़ादी के हवाले से बात करेंगे, और ख़ुसूसी तौर पे बात होगी डॉल्मेन मॉल के बारे में कि डॉल्मेन मॉल अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए क्या क्या
ख़ास किस्म की रियायत रखे हुए इस दफ़ा जश्न आज़ादी पे और किस तरह जश्न आज़ादी मनाने में हमारे साथ मददगार साबित हो सकता है, इसी हवाले से बात करनी है। फ़ारूक हुसैन ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं, हमद आबिद करीम साहिबा ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम जो आज के मौजू पे गुफ्तगू का आगाज़ है वो शुरू करेंगे, वो आगाज़ करते हैं फ़ारूक साहब से। फ़ारूक साहब ये बताइए कि क्या ख़ास है डॉल्बिन मॉल में इस दफ़ा जश्न आज़ादी पे जो पहले नहीं है हमारी मेमोरीज़ में? बिल्कुल जी, जश्न आज़ादी जो एक जिस तरह का इवेंट है, जिस तरह की कस्टमर्स वगैरह, ये तकरीबन हर पाकिस्तानी को उस दिन से एक अटैचमेंट है। तो हर साल एक खुसूसी तौर पे एक इवेंट और बड़े ज़बरदस्त शाहाना तरीके से उसको सेलिब्रेट करते हैं डॉल्बिन के अंदर। लेकिन इस दफ़ा का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि कोविड-19 है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम SOPs का भी ख्याल रखना है। लेकिन इसके बावजूद भी हमने तमाम SOPs को मद्देनज़र रखते हुए इन सेलिब्रेशन का आगाज़ कर दिया है, जिसमें डॉल्बिन मॉल में जिस तरह हमने ईद पे किया था, ईदी ड्रॉ, इस तरह आज़ादी ड्रॉज के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, डेकोरेशन हुई है, कस्टमर आते हैं, उनके फेवरेट ब्रांड पे सेल लगी हुई हैं और वही 5000 या उससे ज़्यादा की शॉपिंग करके वो पार्टिसिपेट करके अपने साथ आज़ादी ड्रॉ की बास्केट्स लेके जा सकते हैं, जिसमें बहुत सारे गिफ्ट उनके लिए मौजूद हैं। ठीक है, तो आपने जो मॉल है पूरा जितने भी मॉल्स हैं डॉल्बिन मॉल कराची में, तो 3 है आई गेस। 3 हाँ बिल्कुल। तो इन सबको दुल्हन की तरह सजा दिया, बिल्कुल जी, बेहतरीन सरसब्ज, बिल्कुल यानी कि बारिश हो भी तो मॉल के अंदर की झुंडियाँ खराब नहीं होंगी ज़रा। बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। वो तो पहले भी कभी नहीं हुई। अच्छा नहीं, हम गरीब लोग घरों वालों में हो जाती है ना, घरों की छतों पे। अच्छा, तो आप बताइए ज़रा ख़वातीन के लिए क्या क्या ऑफर्स हैं, आप कौन कौन से ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है जो सिर्फ इस महदूद वक्त के लिए है, जिससे ख़वातीन भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकती हैं? अच्छा, अगर आप डॉल्बिन मॉल की बात करते हैं तो डॉल्बिन मॉल की बात कर लेते हैं। सही है, तो वहाँ पे आते हैं ब्रांड्स, ठीक है। और हमारे पास एक इंटरनेशनल लोकल सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अगर आप तीनों स्टेशन की बात करें, क्लिफ्टन की बात करें, तारिक रोड की बात करें, हैदरी की बात करें, और अगर जहाँ ब्रांड्स आते हैं वैरायटी भी आती है। तो ख़वातीन को मैं ये बताऊंगी कि हमारे पास 14 जब ईद थी, ईद से शुरू करते, जब ईद थी तो ईद के ऊपर हमारे पास ईद कलेक्शंस अवेलेबल थे। लोगों के जो है शादियां थी, शादियों के अराइवल्स आए हुए थे, कलेक्शंस आए हुए थे। अब चूँकि हम 14 अगस्त की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास 14 अगस्त से रिलेटेड कलेक्शंस आए हुए हैं, जिससे बच्चे टी शर्ट्स और शर्ट्स पहनते हैं। इनफैक्ट आजकल तो हमारे बड़े भी बहुत शौक रखते हैं, 14 अगस्त को मनाते वक्त जो है वो हरा पहनना बहुत पसंद करते हैं। तो हमारे पास उससे रिलेटेड भी हमारे पास कलेक्शन आया हुआ है। और ख़वातीन के लिए तो बहुत मज़े की बात ये है कि बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स आए हुए हैं उनके पसंदीदा ब्रांड्स पे। अब आप ब्रांड्स का नाम पूछेंगे तो मैं आपको पहले बता दूँ कि मैं ब्रांड्स का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं डिस्क्लोज कर दूँगी तो आप फिर सीधा उसी ब्रांड पे जाएंगे। ये चाहते हैं कि पूरे मॉल का चक्कर लगाएं और आप खुद एक्सप्लोर करें। खरीदें ना, अच्छा अच्छा खरीदें, बहुत अच्छा कुछ आया हुआ है। अच्छा, तो जैसे भी बता रहे थे सेल्स वगैरह के हवाले से कि मतलब 14 अगस्त के हवाले से बाकायदा सेल्स लगी हुई हैं, तो ऐसा भी मुमकिन है कि क्लिफ्टन वाला जो डॉल्बिन मॉल है वहाँ पे कुछ एक ब्रांड है, अगर वहाँ पे सेल ऑफर कर रहा है, दूसरे तारिक रोड पे नहीं है या वो हैदरी पे नहीं है, या मतलब नहीं, ये बिल्कुल जो सेल वगैरह ब्रांड्स पे लगती हैं वो थ्रू आउट तीनों स्टेशंस पे लगती हैं, चाहे वो डॉल्बिन क्लिफ्टन हो, तारिक रोड, हैदरी हो। इस दफ़ा की खसूसियत ये है कि जिस तरह आपको पता है कि गवर्नमेंट ने ऑफिशियली लॉकडाउन ख़त्म कर दिया है, तो पहले बच्चे वगैरह जो नहीं आ पा रहे थे मॉल, या जो 55 साल से ज़ायद उम्र के लोग थे जो मॉल नहीं आ पा रहे थे, अब मॉल में हर कोई आ सकता है। अब फूड कोर्ट स्टार्ट हो चुका है। अब आज से मतलब जा सकते हैं, मंडे से बिल्कुल। मैं तो ज़रूर जा रहा हूँ, मेरा बच्चा तो मुझे वो कई महीनों से तंग कर रहा है। सिंदबाद एक्सट्रीम भी दोबारा स्टार्ट हो चुका है, तो बच्चे बिल्कुल आगे एंजॉय कर सकते हैं। एक्सीलेंट, जबरदस्त। सिंदबाद एक्सट्रीम, वो जहाँ पे मेरी उम्र के बच्चे जाते हैं। बिल्कुल, आपकी उम्र के बच्चे जाते हैं। तो ज़रा उस बारे में थोड़ा सा बता दीजिए दोस्तों को। बिल्कुल, वहाँ पे जो हमारे टीनेजर्स हैं उनके लिए हमने बहुत सारी राइड्स, बहुत सारे गेम्स रखे हुए हैं। तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ें, ना सिर्फ ये कि सिंदबाद एक्सट्रीम में सिंदबाद की तरफ भी जाते हैं, तो तमाम उम्र के लोगों के लिए हर चीज़ मौजूद है। ना सिर्फ वो एक सिक्योर इन्वायरमेंट में आके शॉपिंग कर सकते हैं, सेल्स को एंजॉय कर सकते हैं, साथ साथ सिंदबाद को एंजॉय कर सकते हैं। और फूड कोर्ट में ईद का सीज़न है तो हर किसी को तरह तरह के खाने खाने होते हैं, तो अब डाइनिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो आपके आगे फूड कोर्ट में फैमिली के साथ। लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए एक जो बात, सोशल डिस्टेंसिंग और प्रिकॉशंस, वो बिल्कुल मैंडेटरी है, वो बिल्कुल इन लाइन है। आपने उन तमाम चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना होगा। बिल्कुल सही। तो हम ये जब
एक मेले का समा जो है वो एक मॉल पेश कर रहा है, तो एसओपीज कैसे फॉलो होंगे? ये बड़ा एक चैलेंज वाला काम है, कैसे वो कर पाएंगे? और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनको कैसे मास्क पहनाएंगे? अच्छा, अगर मैं स्पेसिफिकली हमारी आइडियोलॉजी के बारे में बात करूं, हम जो प्रैक्टिसेस करते हैं उसके बारे में बात करूं, तो वी बिलीव कि जिस तरीके से हमें इन्वायरमेंट हमें चेंजेस प्रोवाइड करता है, हम उसको अडेप्ट करें, हम उसको अपनाएं, उसी हवाले से हम एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल की बात करें, अगर उसके हवाले से अगर वो अपने इन्वायरमेंट चेंजेस लेता है तो वो भी एक अच्छा सक्सेसफुल लाइफ ले सकता है। तो अगर हम मॉल इंडस्ट्री की बात करें तो डॉल्मेन मॉल स्पेसिफिकली एक ऐसा मॉल है जिसने टाइम टू टाइम जो चैलेंजेस प्रोवाइड किए गए हैं इन्वायरमेंट की तरफ से, वो उसने अडेप्ट किए हैं, अपनाए हैं और वो उसको लेके आगे बढ़ा है। वी एग्री, मगर इस दफा क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी सब चीज़ें न्यू नॉर्मल की तरफ से बिल्कुल ओपन हो सही है। चुकी हैं। हमारा फूड कोर्ट खुल चुका है, टेक अवेज थे, डिलीवरीज थी, हमारे जो लोग खुद आके खाना लेके जा रहे थे, डाइनिंग्स थे, वो बंद थे, लेकिन अब सब चीज़ें ऑपरेशनल हो चुकी हैं। ठीक है, हमने अपने ट्रेन किया है स्टाफ को, हमारा ऑपरेशनल स्टाफ जो है, हमारे जो CSRs हैं, हमने उनको ट्रेन किया है, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, हमने उनको ट्रेन किया है, एंड वी हैव बीन लाइक इनटू इट। हमने उनको ये पता है किस तरह से लोगों को टैकल करना है, लिफ्ट ऑपरेटर्स को क्या करना है, कितनी स्पेसिंग करनी है, किस तरह से लोगों को टैकल करना है। ओके, तो यानी कि पूरी तैयारी है आप लोगों की। फारूक साहब से जरा इस हवाले से बात करेंगे मजीद, और जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि जो टाइमिंग है वो क्या है, मतलब कितने बजे से लेके कितने बजे तक मॉल खुला हुआ है, हमें कब प्लान करना है, कौन कौन से मॉल की क्या क्या टाइमिंग है, इस हवाले से बात करनी है। एक छोटा सा वक्फा भी लेना है हमें, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डॉल्मेन मॉल से, और जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो है डॉल्मेन मॉल और जश्न आज़ादी। फ़ारूक हुसैन ख़ान और हमद आबिद करीम दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक हुसैन ख़ान सीनियर मार्केटिंग मैनेजर हैं और हमद जूनियर मार्केटिंग मैनेजर हैं। इनसे मालूमात हासिल कर रहे हैं हम कि ये जो शहर के बेहतरीन मॉल्स हैं, ये क्या क्या सहूलियात शहरियों के लिए इस दफ़ा लेके आए हैं। तो फारूक साहब, कुछ अर्सा पहले, मतलब कुछ हफ्ते पहले, एक महीना पहले, लोगों में एक खौफ था, कोरोना वायरस की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। तो हुकूमत ने ये लॉकडाउन जब ख़त्म किया है तो उसके बाद क्या देखने में क्या आया है कि लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं या अभी भी कुछ खाइफ हैं इस बीमारी की वजह से? और आप लोगों के ये लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हमने ये भी देखा है कि कुछ जगहों पे SOPs को बहुत ही उनकी अहमियत ही ख़त्म हो गई है। SOPs की जो पहले जो थी ना, मास्क वगैरह, अब वो सिर्फ मजबूरी के तहत ऐसे जेब में लपेट कर रखा हुआ है कि अचानक कोई पूछ ले तो इधर से निकाला, चुड़मुड़ ये लगा लिया। तो इस दफ़ा आपके यहाँ ज़रा क्या ट्रैफिक, क्या लोगों का, इस बारे में बताएं। बिल्कुल फ़हीम, जिस तरह से लोग तकरीबन 4-5 महीने से लॉकडाउन को फेस कर रहे थे, घर में बैठे बैठे फ्रस्ट्रेट भी हो गए थे। डेफिनेटली तो मौके ढूंढ रहे थे कि वो बाहर निकल सकें, दोबारा ज़िंदगी की तरफ आ सकें और एंजॉय कर सकें अपनी फैमिलीज और लव वन के साथ। अब मसला ये है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे वो तमाम चीज़ें एंजॉय कर सकें और सेफ्टी और प्रिकॉशंस भी मौजूद हो। तो अगर हम पाकिस्तान के मॉल की बात करते हैं, स्पेशली डॉल्मेन मॉल की बात करते हैं, तो बहुत सारी SOPs जो WHO या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हवाले से बड़ी अच्छी तरह से इंटैक्ट हैं, और गाहे बगाहे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वगैरह विजिट करके हमें देखते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि हम किस तरह से उनको फॉलो कर रहे हैं। मॉल में दाखिल होने से लेके आपका टेम्परेचर चेक, मास्क का ज़रूरी होना, उसके बाद जगह जगह सैनिटाइजिंग बूथ, इन सब को इस्तेमाल करते हुए आप शॉपिंग भी इंजॉय करते हैं। इनफैक्ट ट्रेन स्टाफ मौजूद होता है, चाहे वो बच्चा हो बड़ा हो, हर वक्त उनको देखना कि किसी ने आके मास्क उतार तो नहीं दिया क्या है, उन सब चीज़ों का भी ख़ास तौर पे ख्याल रखना। तो तमाम SOP, सोशल डिस्टेंसिंग, उनको मद्देनज़र रखते हुए ही तमाम चीज़ें की। हाँ, मैं खुद वैसे 2-4 दफ़ा मैंने विज़िट किया है और मैंने देखा है कि जिस तरह से वो काम हो रहा है। पहले मॉल अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहा है, बाद में जिस आउटलेट पे जा रहे हैं आप, जिस शॉप पे जा रहे हैं, वो उनके अपने वो सारे SOPs हैं, वो वहाँ पे फॉलो करवा रहे हैं उस हिसाब से। बच्चों का क्या करेंगे? बच्चे भी, जब आप देखें, बच्चे बड़ों से सीखते हैं। जब उनके पेरेंट्स ही एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अपनी वालदा को देखते हैं, वालिद को देखते हैं, मास्क, इनफैक्ट वो भी, और डेफिनेटली पेरेंट्स को भी ख्याल होता है कि बच्चे हैं,
इनको ज़्यादा जल्दी कोई मसले मसाइल हो सकते हैं, तो वो भी इनको मास्क करा रहे हैं। जब वो मॉल में दाखिल हो जाते हैं तो हमारा ट्रेन सिक्योरिटी गार्ड और हमारे CSR इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं कि वो बच्चे हों या बड़े हों, तमाम लोग अपनी एटलीस्ट SOP जितनी है, जिसमें हैंड सैनिटाइजिंग हो गई, मास्क का इस्तेमाल हो गया, इसको पूरी तरह फॉलो करें। 1 साल का 1.25 साल का बच्चा है मेरा एक, ठीक है, छोटा, उसे मैंने सिंदबाद लेके जाना है। वो जब उसकी एज आई है सिंदबाद वाली और कोरोना वायरस आ गया, तो अभी सिंदबाद ओपन हुआ है, तो क्या उसको लेके जा सकते हैं हम? बिल्कुल, अब तमाम उम्र के बच्चे अलाउ उसको मास्क कैसे लगाएंगे? वो तो ये उसकी वालदा लगाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, वालदा को लगा दें, खैर है। नहीं, वालदा भी लगा ले, वालदा की गोद में ही होता है बच्चा, तो सोशल डिस्टेंसिंग का मसला नहीं, लेकिन फिर भी ये तमाम एहतियाती ठीक है, तो जरूरी है। अच्छा जी, आते हैं टाइमिंग की तरफ कि जो औकात हैं वो क्या है? औकात देखिए, जिस तरह से गवर्नमेंट ने हमें डायरेक्टिव दिए हैं उनको सामने रखते हुए औकात कार रखे गए हैं। रात 8-9 बजे तक मॉल खुला होता है, जिसमें आप आके ना सिर्फ फूड कोर्ट एंजॉय कर सकते हैं, फूड कोर्ट की टाइमिंग 10 बजे तक भी है, जिसमें आके अपनी मज़ेदार खाने एंजॉय कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। सैटरडे से लेके फ्राइडे को बेसिकली मॉल की टाइमिंग से 2 से लेके 3:30 2 बजे तक, 12:30 से 2 बजे तक नमाज का ब्रेक होता है। उसके बाद वही रात के 9 बजे तक की टाइमिंग है, जिसमें आप रिटेल और फूड कोर्ट एंजॉय कर सकते हैं। सुबह में 11 बजे मॉल खुल जाता है। ठीक है, तो हर मॉल की अलग अलग टाइमिंग है? बिल्कुल, थोड़ा सा डिफरेंस है। कुछ हमें आप तफसील से बताएंगे, आपके हमें खुद जाके एक्सप्लोर थोड़ा सा चीज़ें सरप्राइज होनी चाहिए, अब एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन ये कि 11 बजे आपको तीनों मॉल ऑपरेशनल मिलेंगे, आप जब भी जाएंगे तो आप एंजॉय कर सकेंगे। सुबह 11 से लेके रात 10 बजे तक मॉल्स ओपन है? बिल्कुल, इसमें फूड कोर्ट वगैरह आप बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, सिंदबाद को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फूड कोर्ट भी किसी अब हर वक्त जो है, मतलब जब तक मॉल खुला हुआ है वो वहाँ हम बैठ के खाना खा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो खाना है फूड कोर्ट में मास्क लगा के खाना है या उसके बगैर खाना है? ऐसे करके, ऐसे है कि डायरेक्ट? ये आपने खुद देखना है कि आपको खाना किस सहूलत किस में? एग्जैक्टली। हम आप क्या सजेस्ट करती हैं वैसे? किस बारे में? मास्क लगा के खाना खाना ज़्यादा सेफ है या बगैर मास्क के? अब वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना, वो कितना मल्टीटास्किंग है, मास्क लगा के खा रहा है या कैसे खा रहा है। अच्छा, जो कुरानंदाजी हुआ करती है हर स्पेशल जब इवेंट होता है आपके डॉल्फिन मॉल पे, तो 5,000 रुपये की शॉपिंग आप लोग कहते हैं कि लाजमी अगर की हो मजमूई तौर पे, कि सिर्फ एक जगह से 5,000 की शॉपिंग है? मजमूई तौर पे। अच्छा, मजमूई तौर पे, तो उसमें वो कुरानंदाजी होती है, तो जो इनामात हैं वो किस हद तक महंगे इनामात होते हैं? अब किस हद तक अगर मैं आपको बता दूंगी तो मेरा नहीं बताएंगे तो हम शॉपिंग करेंगे ना, 5,000 क्यों खर्च करेंगे अगर मिलना है हमें उधर? अब जब डॉल्फिन बात कर देखिए, रहा आप है अगर तो 70 रुपए का वॉल क्लॉक देना है आपने, तो फिर तो मैं नहीं 5,000 कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पास जो ब्रांड्स मौजूद हैं वही हमें गिफ्ट प्रोवाइड करते हैं, और जो ब्रांड्स आपको पता है, ब्रांड्स हमारे पास जो मौजूद हैं वो अच्छे ब्रांड्स हैं, तो गिफ्ट भी अच्छे हैं। इनफैक्ट लाखों रुपए के गिफ्ट होते हैं हमारे सिंपल, ये था असल जवाब। लाखों रुपए, और ये भी नहीं कि बहुत कम लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे लोग जीतते हैं। अच्छा। बार बार जीतते हैं। इनफैक्ट जितनी ज़्यादा शॉपिंग होती है आपकी, 5,000 के मल्टीपल आप 10 की करते हैं, 15 की करते हैं, इनफैक्ट कारपोरेट से अगर आप 10,000 या उससे ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं तो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं आप, और जितनी ज़्यादा शॉपिंग उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मतलब अगर 15,000 की शॉपिंग की है तो 3, बिल्कुल आपके पास 3 दफ़ा चांस है, 3 चांसेस हैं हमारे पास। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आप लाख रुपए की शॉपिंग कर ली तो जरा बड़ा इनाम जीतने का मौका मिल रहा हो आपको? इस तरह का होता है, बिल्कुल होता है। भी होता है। हमारे जो मल्टीपल फेस्टिवल वगैरह आते हैं, इसमें ये होता है कि जितनी ज़्यादा शॉपिंग होती है हमारी तरफ से उतना ज़्यादा ही ऑनर किया जाता है आपको। हमारे यहाँ में जब जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं उतनी ज़्यादा ब्रेक्स देते हैं हम लोग। तो ब्रेक का वक्त आ गया है। एक ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। दोस्तों, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज स्टूडियो में हम अपने उन मेहमानों से बात कर रहे हैं जिनका ताल्लुक डॉल्फिन मॉल से है, और आज के हमारे प्रोग्राम के इस हिस्से का मौजू भी डॉल्फिन मॉल और जश्न आज़ादी है। फ़ारूक हुसैन ख़ान और हमद आबिद करीम हमारे साथ मौजूद हैं। हमद, आपसे अब मैं कुछ और मालूमात हासिल करना चाहूँगा। आपने कहा कि कुरानंदाजी के ज़रिए, बल्कि खैर वो तो फारूक साहब ने कहा कि लाखों के इनामात हैं, आप तो तोहफा देने के हक में नहीं थी, मुझे लग रहा था। तो उन्होंने सीक्रेट डिस्क्लोज कर दिया मेरा। डिस्क्लोज कर दिया, ओके। तो हम ये बताइए कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, मतलब कौन कौन
पार्टिसिपेट कर सकता है या कैसे कर सकता है? 5,000 की शॉपिंग कर ली, वो जब निकल रहे होंगे तो पूछेंगे हेलो भाई कितने की शॉपिंग की लाए, ऐसा होगा कुछ या कुछ और है तरीकाकार इसका? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हमने इस दफ़ा जो है कॉन्टेक्टलेस जो है पार्टिसिपेशन का क्राइटेरिया सेट किया है, जिसके अंदर हमने कोई किसी किस्म की ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं रखी है, टच पॉइंट्स नहीं क्रिएट किए हैं। Okay. तो उसमें प्रोसीजर ये होगा कि जितने भी कस्टमर्स हैं जिन्होंने 5,000 या उससे ज़्यादा की शॉपिंग की है, वो अपने रिसीट, उसका नंबर, उसकी पिक्चर प्लस अलॉन्ग विद हिज और हर नेम, जो उसका खुद का नाम है, और NIC नंबर, उनका खुद का NIC नंबर सही। हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि 0332136211 पे व्हाट्सएप करें। एंड देन जो भी कुरानदाजी के तरीके से हम लोग निकालेंगे नाम, एंड देन उनको कॉल की जाएगी, आएंगे, गिफ्ट लेंगे, खुशी खुशी जाएंगे। क्या बात है जनाब आपकी। अच्छा फारूक साहब, प्रोग्राम के इस हिस्से का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ रहा है और आपसे जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहता हूँ मैं। हर दफ़ा जब भी आप इस तरह इनामात बांटने का सिलसिला रखते हैं या जितने जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनके लिए ख़ुसूसी तौर पे कोई ना कोई ऑफ़र्स होती हैं, सेल्स वगैरह होती हैं, तो उसमें मुकाबले भी करवाए जाते हैं। तो इस कोरोना वायरस के दौर में किस किस्म के मुकाबले, कोई छींके मीके मारने के मुकाबले तो नहीं रखे हुए आपने? क्या है? बिल्कुल जी, डॉर्मिन ने हमेशा उन कस्टमर्स का ख्याल रखा है, इनफैक्ट तमाम सोसाइटी का ख्याल रहा कि ना सिर्फ जो मॉल में विजिट करते हैं बल्कि डिजिटली जो डॉर्मिन के फेसबुक पेज को ज्वाइन करते हैं जहाँ से उनको गाय बगाए इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो इस दफ़ा भी इस सीज़न को देखते हुए हमने क्रिएटिव मास्क का कंपटीशन रखा है। आप बिल्कुल अपने क्रिएटिव मास्क पहन के आइए, ग्रीन कलर के अंदर मास्क के अंदर इंडिपेंडेंस के हवाले से इस पर आपको इनाम जीतने का मौका मिल सकता है। अच्छा, यानी कि सबसे अच्छा मास्क जो होगा वो वैसे ही इनाम का हकदार है। बिल्कुल बिल्कुल घर से ही तैयारी करके जानी पड़ेगी, घर से ही इसका तैयारी मतलब है। करके ठीक जानी है, पड़ेगी। ओके। उसके अलावा भी बहुत सारे कंपटीशन है, हमारे सेटअप्स लगे हैं, आप आइए उनके साथ पिक्चर खींचिए, वो हमें सेंड कीजिए, व्हाट्सएप नंबर हमने आपको बताया, तो उसके ज़रिए भी इनाम जीत सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह के कंपटीशन ना सिर्फ ऑन ग्राउंड मॉल के अंदर मौजूद रहते हैं हमारे, बल्कि डिजिटली जो हमें देख रहे होते हैं फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, वो भी इन कंपटीशन में हिस्सा लेके बहुत सारे तहफ़ जीत सकते हैं। क्या बात है जनाब, ज़बरदस्त। मैं चाहता हूँ कि ज़रा एक दफ़ा फिर से आप नंबर बता दें, जिन लोगों से नंबर मिस हो गया वो ज़रा नंबर नोट कर लेंगे। नंबर नोट कर लें। यस जी, इट्स 0332136211। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब, थैंक यू सो मच। आप तशरीफ़ लाए और फारूक साहब आपको बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और जो लोग भी इन दिनों डॉल्मेन मॉल विज़िट करना चाह रहे थे उनको बड़ी बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो है वो आपके ज़रिए मिली है। यकीनन जिन लोगों ने आज का प्रोग्राम देखा है और जो लोग विज़िट करेंगे वो भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगे अपने इस विज़िट को, इस दफ़ा के विज़िट को। जश्न आज़ादी के हवाले से हमारे प्रोग्राम में जो है वो बातचीत होती रहेगी और मज़ीद हम आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में बात भी करेंगे। अभी वक्फे के बाद एक बहुत ही अहम मौजू में बात करनी है, नौजवानों के हवाले से बात करनी है। ये क्या बात होगी, किस हवाले से होगी, तफसील से आपको बताया जाएगा एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। कैफे में। और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको यकीनन अंदाज़ा हो गया होगा कि हम इस प्रोग्राम के इस हिस्से में किस हवाले से बात करने वाले हैं। हम नौजवानों के हवाले से बात करने वाले। हमें आबादी के हवाले से, पाकिस्तान की आबादी के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, मगर इस आबादी में अगर कुछ तनासुब देखा जाए नौजवानों की तादाद के हवाले से तो हम बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमारे यहाँ आधी से ज़्यादा आबादी नौजवानों की है। और जितने भी महज़्ज़ब मुआशरे हैं, जो कामयाब मुआशरे हैं, उन्होंने इन नौजवानों का बड़ा बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया है, क्योंकि नौजवान ही हैं जिन्होंने आने वाले वक्त में मुल्क की जो बागडोर है वो संभालनी होती है। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में मतलब नौजवानों के लिए क्या क्या सहूलियात जो हैं वो मुयसर हैं और नौजवानों के लिए मुस्तक़बिल में रास्ते वो कैसे नज़र आते हैं, किस कदर हमवार हैं, और हम मौजूदा हुकूमतें नौजवानों के लिए क्या क्या किरदार अदा कर रही हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता चल गया कि इस दिन को आज आलमी तौर पे मनाया जा रहा है, कि मतलब नौजवानों का आलमी दिन है आज। और इस दिन को मनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि जितने भी नौजवान हैं उनकी जो ज़हनी तौर पे जो उनकी ज़हनी सलाहियतें हैं उनको सामने लेके आया जाए, और जो उनको मसाइल का सामना है, जो उन मसाइल के बारे में बात की जाए, उनको हल करने के हवाले से बात की जाए, जो कि एक बहुत ही अहम चीज़ है। और फिर ये एक बड़ी तकलीफ़ से बात है कि सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर की अगर शरह देखी जाए नौजवानों के हवाले से, तो हर चौथा नौजवान वो बेरोज़गारी का या गुर्बत का सामना कर रहा है।
तो ये एक बहुत बड़ी शरह है। इसको मजमूई तौर पे हम सब ने मिल के किस तरह सही रास्ते पे चढ़ाना है, पाकिस्तान के नौजवानों को एक बेहतरीन मुस्तकबिल देना, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, हमारी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। तो आइए आज इसी हवाले से बात करते हैं। मेरे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही अहम मेहमान मौजूद हैं जिनसे आज हम इसी हवाले से बात करने वाले हैं। हमारे ये जो मेहमान हैं इनका ताल्लुक़ है साइंस से, बल्कि ये साइंटिस्ट हैं। और बस मेरे जहन में जो साइंटिस्ट का एक खाका बनता है ना, वो काफ़ी बड़ी उम्र के एक साइंटिस्ट जिनके बाल भी बिखरे होते हैं सफ़ेद रंग के और जिन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती, वो मोटे मोटे ग्लास चश्मे होते हैं। मेरे जहन में तो ऐसा खाका बनता है, मगर अपने इन अजीज़ दोस्त को देख के मेरा बिल्कुल इमेज बदल चुका है। मेरे जहन में जो एक ख्याल था एक साइंटिस्ट का, वो बदल चुका है। मेरे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मसरूर बुखारी साहब। आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू मच फ़हीम साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ये जो हमारे जहन में साइंटिस्ट बनाए जाते हैं, जो मूवीज़ में देखते हैं, तस्वीरों में देखते हैं, वो कोई और होते हैं। हमारे सामने साइंटिस्ट आते हैं, वो कुछ और होते हैं। आई थिंक इट्स अ वेरी डीप क्वेश्चन। सो शुक्रिया, आई एम रियली ऑनर्ड एंड हम्बल्ड कि आपने इनवाइट किया। आई थिंक मोस्ट प्रोबब्ली यही होता है कि जब तक लोग उस स्टेज पे पहुंचते हैं तो उनकी हालत यकीनन वही हो जाती है। और दूसरी बात ये भी मेरे ख्याल में डिवोशन की है, जो नॉर्मली साइंटिस्ट होते हैं, जो आई थिंक उन्होंने पूरी ज़िंदगी एक छोटी सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे लगा देते हैं, तो फिर उसके बाद उनको किसी चीज़ का इतना होश नहीं होता। लेकिन जिन साइंटिस्ट को मैं जानता हूँ जो मेरे इन अ वे रोल मॉडल्स रहे हैं, जैसे रिचर्ड फाइनमैन, एनरिको फर्मी, इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो तो एक उसका इमेज उन्होंने इस तरह का बना दिया। आई मीन दे वर ऑल वेरी लाइवली पीपल। रिचर्ड फाइनमैन, अफसोस की बात है हमारे पाकिस्तान में बहुत से लोग उसको नहीं जानते। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट जीनियस पीपल। निकोला टेस्ला, सर आइजक न्यूटन, दुनिया के सबसे अजीम तरीन साइंसदान, तो दे वर ऑल लाइवली पीपल। उन्होंने पोइट्री की हैं। फाइनमैन ड्रम बजाते थे, बॉन्गो ड्रम्स बजाते थे, सेफ्स क्रैक करते थे लॉस एलमोस के, जहाँ पे अमेरिका का न्यूक्लियर प्रोग्राम था, तो वो सेफ क्रैक किया करते थे। ही वाज अ वेरी नॉटी बॉय। ज़बरदस्त। सो ठीक है। अच्छा, मुझे जहाँ तक मुझे आपके बारे में पता है, आप पाकिस्तान के वो एक मतलब फ़ख्र है पाकिस्तान का, जो बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं एज़ साइंटिस्ट। आपने यूएस और मिडल ईस्ट और दुनिया के बेशतर ममालिक में उनकी कोलैबोरेशन के साथ जो है काम किया है, तो पाकिस्तानी साइंटिस्ट के तौर पे आप अपनी एक ख़ास पहचान रखते हैं। और साइंटिस्ट के हिसाब से आप बिल्कुल एक नौजवान नो उम्र जो है साइंटिस्ट हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ज़रा अपने ख़ुद से ज़रा बताइए कि आपकी खिदमत क्या रही हैं अभी तक, और आप मतलब कहाँ देखते हैं अपने आप को एज साइंटिस्ट, और पाकिस्तानी परचम थामे हुए अपने आप को कहाँ देखते हैं आप? ये तो बड़ी आपने जो अल्फाज के, आई एम रियली ऑनर्ड। मैं तो, मुझे नहीं लगता इतना वो होगा, लेकिन ये कि ज़ाहिर ये मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि मैं अगर पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूँ या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूँ। इस वक्त अलमिया ये है कि पाकिस्तान में पिछले 30 साल में जहाँ पे हमारा कल्चर, वैल्यूज़, एजुकेशन, हेल्थ तबाह हुई, वहाँ पे साइंस बहुत ज़्यादा सीरियसली इफेक्ट हुई है। क्योंकि एक मतलब गवर्नमेंट लेवल पे भी और इंडिविजुअल लेवल पे भी एक बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस रहा है, साइंस को निगलेक्ट किया गया। 30 साल पहले पाकिस्तान का शुमार बड़े अच्छे जहाँ पे साइंस की ग्रास रूट्स थी, हमारे पास डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे अजीम साइंसदान गुजरे हैं। लेकिन डॉक्टर अब्दुल सलाम के जो एक वो मतलब था ट्रैजिक, उनका लॉस था कि हमने उनको लूज़ कर दिया। ज़ाहिर एक दिन हर कोई दुनिया से चला जाता है, लेकिन उनके बाद से उनकी जगह लेने फिर कोई और वैसा साइंसदान नहीं बना। कुछ लोग रहे हैं, डॉक्टर फयाजुद्दीन, रियाजुद्दीन, ये बड़े अजीम नाम है पाकिस्तान के, और ये बड़े अफसोस की बात होगी अगर लोगों को इनका नाम पता ना हो। डॉक्टर कासिम मेहदी, ये सब के सब जिनका इंटरनेशनल लेवल पर स्टैंडिंग थी। लेकिन 30 साल में, पिछले 30 साल में ये हुआ कि जो भी अवामिल रहे हों, आई एम अ स्कॉलर नॉट अ पॉलिटिशियन, तो मैं सियासत पे बात नहीं करूँगा, लेकिन हुआ ये कि या तो जो डॉक्टर तजम्मुल हुसैन, डॉक्टर कासिम मेहदी, इन जैसे लोग जो वाकई साइंटिस्ट थे, जो बहुत काम कर रहे थे, उनका इंतकाल हो गया। या फिर ये हुआ कि अनफॉर्चुनेटली जो लोग थे उनके अलावा वो दे वर फोर्स्ड टू लीव पाकिस्तान।
हालात ऐसे बने, जो भी हालात रहे हों, कि वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए। ठीक है। अच्छा, हमें माफ़ी चाहता हूँ, मैं एक वक्फा आ गया बीच में। हम वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो मैं इस हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा कि क्या पाकिस्तान में रह के जो यहाँ पे जिस किस्म की तालीम दी जा रही है, कोई भी अगर साइंटिस्ट बनना चाहे नौजवान तो वो बन सकता है क्या, या फिर मुल्क से बाहर जाना लाजमी है? अगर मुल्क से बाहर जाना लाजमी है, वहाँ से लोग साइंटिस्ट बनते हैं या पढ़ते हैं, आला तालीम हासिल करते हैं, वहीं रह जाते हैं, पाकिस्तान में आके काम क्यों नहीं करते? इस तरह के बहुत सारे सवाल जो जिनके जवाब हमें चाहिए आपसे, हम इस हवाले से बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा है दोस्तों। यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा। आपको बजरिया कॉल भी अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं और अपने सवालात जो हैं वो ऐड कर सकते हैं, इजाफा कर सकते हैं हमारे आज के मौजू के हवाले से बात करके। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक साइंटिस्ट मौजूद हैं, जनाब डॉक्टर मसरूर बुखारी, जो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और अभी भी वो पाकिस्तानी साइंटिस्ट के हवाले से एक अच्छा नाम रखते हैं माशाल्लाह। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम इनसे रहनुमाई हासिल करने वाले नौजवानों के हवाले से, उनके नौजवानों के बारे में आज बात हो रही है। मुझे ये बताइए कि सवाल तो मेरा ये है कि क्या पाकिस्तान में साइंटिस्ट बनना आसान है, या यहाँ पाकिस्तान में भी हम रह के साइंटिस्ट बन सकते हैं? मगर इसी के साथ मैं कुछ और सवालात भी जोड़ने वाला हूँ। हमारे यहाँ पे अगर BCS का ट्रेंड शुरू होता है तो पूरे पाकिस्तान के माँ बाप अपने बच्चों को BCS करवा रहे होते हैं। कुछ अरसे बाद इतना BCS स्टूडेंट बाहर होता है कि वो जो नौकरियाँ कम पड़ रही होती हैं उनके लिए। MBA शुरू होता है तो MBA का यही है। तो ट्रेंड के साथ जहाँ पे तालीम दी जा रही होती है, क्या साइंटिस्ट वो हमारे ख्याल में ही नहीं है, वो ट्रेंड में नहीं है, या उसकी सहूलियात ही नहीं है यहाँ पे साइंटिस्ट बनने के लिए? देखें, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आई थिंक हमारे मुल्क का फ्यूचर, मुस्तकबिल भी इन चीज़ों से टाइड है। हर चीज़ की एक नर्सरी होती है। अब बच्चा पैदा होता है, अब उसको एक नर्सरी में भेजते हैं, वहाँ उसकी एजुकेशन होती है, किंडरगार्टन, ये वो सारा कुछ। तो इसी तरह से साइंस के लिए भी एक नर्सरी होती है, एक माहौल होता है, एक पूरा कल्चर होता है। साइंस मतलब देखें, साइंस का ताल्लुक तख्लीक से है, तख़य्युल से, इमेजिनेशन, क्रिएशन, क्रिएटिविटी, टैलेंट, इंजीनियरिटी। और उनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो इन्नेट होती हैं, गॉड गिफ्टेड होती हैं, खुदा की तरफ से होती हैं, और बहुत सी ऐसी हैं कि जो मेहनत करके भी आप डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले सोच होनी चाहिए। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, और ये जो ट्रेंड है हमारे यहाँ कि जी BCS में, तो BCS में चले गए, MBA में चले गए, इंजीनियरिंग में चले गए, तो ये तो अलमिया रहा है। कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। ये तो एक फैक्ट है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोफेशन विच आर इकोनॉमिकली वेरी वायबल, सबसे ज़्यादा मेडिसिन, लॉ, इंजीनियरिंग यही आते हैं, या बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंस हो गया, ये सारी चीज़ें। तो लेकिन साइंस में पैसे नहीं है क्या? साइंस में पैसे, यही सोचने की बात है कि जैसे फिज़िक्स मेरी फील्ड है या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, दे आर वेरी वेल पेड एरियाज। बल्कि इसमें तो ज़रूरत लोगों की इतनी ज़्यादा रहती है कि इतने लोग मिलते नहीं हैं। लोगों को ये बात पता नहीं है। लोग क्या करते हैं कि दे ट्राई टू क्रिएट लाइक स्क्वायर पेग्स फॉर राउंड होल्स। एक बच्चा जो साइंस में उसकी टैलेंट है, या फ़र्ज़ करें पेंटिंग में है, या फाइन आर्ट्स में है, या किसी और चीज़ में है, उसको फोर्स करने की कोशिश करते हैं कि आप आर्ट्स में चले जाएं, मैथमेटिक्स में चले जाएं। या जो बच्चे जिनका टैलेंट मैथमेटिक्स में है, उनको, जैसे हमारे मरहूम आरफा करीम थी, कितने यंग एज में उनका जो है वो एक बहुत बड़ा लॉस था पाकिस्तान के लिए। तो टैलेंट है हमारे यहाँ, लेकिन सबसे पहले तो खुद पेरेंट्स को, खुद बच्चों को पता नहीं है कहाँ जाना है, क्या करना है, या कैसे करना है। कैरियर काउंसलिंग, कैरियर काउंसलिंग एग्जैक्टली बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो यहाँ पे लैक करता है। तो इस बारे में क्या कहेंगे, ताकि कोई गाइड करने वाला तो होना चाहिए ना कि भाई आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप ये करें, आपको ये करना चाहिए। मतलब कुछ दो चीज़ें ना, देखें, एक तो आपकी अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पेरेंट्स की, और दूसरा आपकी नेशन की, नेशनल लेवल पे। सबसे पहले थिंक टैंक्स होने चाहिए जो गवर्नमेंट को एडवाइस करें। एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए एजुकेशन की, साइंस की, कि जो एजुकेशन की पॉलिसी है, साइंस की पॉलिसी है, हमारी एकेडमीज़ ऐसे होनी चाहिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ को इस तरह से होना चाहिए, हमारे नेशनल लैब्स होनी चाहिए। और ये सब कुछ था पेपर पे, अभी भी सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होता। हमारे यहाँ लैब्स नहीं है इसका, मतलब अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल लेवल की, आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले जब हम कॉलेज में थे या हाई स्कूल में था मैं, उस वक्त हमारे यहाँ इंटरनेशनल लेवल की लैब्स थी।
हमारे इंटरनेशनल लेवल के साइंटिस्ट थे। वाह। हमारे यहाँ डॉक्टर सलाम उस वक्त जिंदा थे, चले पाकिस्तान में नहीं थे, लेकिन और लोग थे, लोग काम कर रहे थे। डॉक्टर आइच उस्मानी थे और लोग थे। लेकिन हुआ ये डॉक्टर सुपारको के मैं भूल गया, उस वक्त सुपारको भी था। ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस थी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। मतलब मैं वही बात आती है कि पिछले 30 साल में जो हमारे यहाँ, चाहे उसकी वजह जो भी रही हो, मैं पॉलिटिक्स में सब कुछ ब्लेम नहीं करूँगा, ना मैं ब्यूरोक्रेसी को ब्लेम करूँगा, हमारी अपनी भी गलतियाँ हैं, लोग खुद चाहते नहीं थे। तो सबसे पहले ये कि जो आपको पहला सवाल था कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना चाहिए, एजुकेशन में क्या होना चाहिए, तो आज से 10 साल पहले भी मैंने पाकिस्तान के जो मशहूर इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसमें आर्टिकल्स लिखे हैं। इसके अलावा अपने ब्लॉग पे, अपने फेसबुक पेज पे मैं लोगों को गाइड करता रहा हूँ। मैंने लोगों को ये तक ऑफ़र किया कि अगर जो बच्चे, और अभी भी कह रहा हूँ कि जो बच्चे या स्टूडेंट्स मेरी तरह के जो 13-14 साल के, 15 साल के हैं, जो अपने घरों में लैब्स बना बना के काम कर रहे हैं, या मैं फॉर्चुनेट था कि मेरे फादर एक रिसर्च साइंटिस्ट थे उस वक्त, और एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की माशाल्लाह एक अच्छी लैब थी उस ज़माने की, उसमें काम करते थे, तो मैं उनके साथ जाता था और वहाँ पे मुझे बहुत बड़ी एक सपोर्ट मिली। दैट वाज लाइक अ बूस्टिंग फैक्टर फॉर मी। बहुत बड़ी पुश थी। मेरी वालदा ने मुझे अलजबरा पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाई, मेरे वालिद ने मुझे केमिस्ट्री, फिजिक्स सब चीज़ें पढ़ाई, और फिर मुझे खुद इंटरेस्ट था। सबसे बड़ी बात ये थी कि एक अंथक लगन थी कि मुझे करना है ये। मुझे अगर एक सबसे पहले जो मुझे याद पड़ता है 13 ईयर्स या 12 ईयर्स में, मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का शौक था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कैसे बनते हैं। एक आपने लिया एक कंडक्टर, उसके ऊपर कॉइल लपेटी और कैसे आप उसको मैग्नेट बनाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें सब बच्चों में होती हैं, और नहीं है तो आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि आप बचपन में नहीं जान सकते आपका रुझान किस तरफ है, ये बहुत बाद में आपको जाके पता चलता है। इसलिए सबसे पहले आपको बेसिक एजुकेशन चाहिए। मैं बच्चों से, स्टूडेंट से यही कहता हूँ, पहले ओ लेवल्स या मैट्रिकुलेशन अच्छी तरह करें, पढ़ के करें। साथ ठीक है आप रिसर्च करते हैं मेरी तरह, ऑल्दो आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। आप अपने कंसेप्ट, अब मैं रिग्रेट करता हूँ कि मुझे चाहिए था कि मज़ीद ज़्यादा अपनी एकेडमिक्स करता, स्टडीज़ ज़्यादा करता। फिर कॉलेज में ये 4 साल मेरे वालिद कहते थे, और ये 4 साल आपकी बेस बनाते हैं पूरी ज़िंदगी की। ये ए लेवल्स, ओ लेवल्स, एग्जैक्टली, ठीक है। 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर। अच्छा, अब तो ओ लेवल्स, ए लेवल्स आ गए, या नई नई चीज़ें आ गई हैं, नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, तो ये आपकी बेस बनाती हैं। उसके बाद आप इनको करें और साथ साथ अपना इंटरेस्ट जारी रखें। इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को एक प्रपोजल बना के भेजा था, जिसमें मैंने और कंसल्ट किया पाकिस्तान के जो और इक्का दुक्का जो साइंटिस्ट हैं जो बहुत एक्टिव हैं। एक प्रपोजल बना के मैंने दिया था कि ये 4 एरियाज़ हैं, इनको हाईलाइट किया जाए। इम्यूनोलॉजी, आप देखें वायरस का आया, पिछले साल ही मैंने प्रपोजल में लिखा था कि इम्यूनोलॉजी इज़ द फ्यूचर ऑफ मेडिसिन। इम्यूनोलॉजी को लें, लो टेम्परेचर फिजिक्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। मैंने 15 साल या आई थिंक 11 साल पहले जब मलेशिया में विजिटिंग साइंटिस्ट था यूनिवर्सिटी मलाया के साथ, जब मैंने लो टेम्परेचर फिजिक्स की लैब का प्रपोजल दिया था। इन चीज़ों की ज़रूरत है। मटेरियल साइंस जो फ्यूचर है, मटेरियल्स हो गए, इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। हमने एक कांग्रेस प्रपोज की थी पाकिस्तान में, जिस तरह की वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस में मैं पार्टिसिपेट करता रहा हूँ, लेकिन ये कि यकीनन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसका एक्शन लिया। मुझे एक ईमेल भी आई थी किसी की तरफ से, किसी इदारे की तरफ से, जिसका नाम नहीं लूँगा, जो एक बिल्कुल गैर मुनासिब किस्म की ईमेल थी, और उसके बाद उसका मजीद कोई एक्शन नहीं हुआ। ठीक हो गया। तो अच्छा, हमारी हुकूमत करना चाहती है। बेनज़ीर मरहूम जो थी, उनके ज़माने में मैंने हालांकि यूनिवर्सिटी में था, मैंने एक कॉन्फ्रेंस का किया था, तो उन्होंने भी जवाब दिया था। एंड एक्चुअली आई वेंट टू PM हाउस। तो हमारे यहाँ जो भी लीडर्स रहे सब रिस्पॉन्सिव रहे हैं। ऐसी बात नहीं है हम हर वक्त लोगों को ब्लेम करते हैं, हमें सिर्फ अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। हर कोई, देखिए कोई भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी कम्प्लीटली वो नहीं है, कि हमें अपने आप पे अपना रोल प्ले करना है। आप बाहर जाएंगे, कोई बाहर, मैं नहीं कहूँगा फ़हीम साहब आपने क्या किया है, कोई किसी से पूछता नहीं, हर कोई अपना काम खुद ही करता है। वी शुड बी डिवोटेड एंड वी शुड बी हार्ड वर्किंग। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। हमें अभी ज़रा कुछ मज़ीद आपसे मालूमात हासिल करनी है। सबसे पहले कि मैं एक दफ़ा फिर से आपसे ये पूछना चाहूँगा, अभी एक वफ़े की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ये पूछना चाहूँगा कि जो नौजवान जो हैं, जो साइंस की तरफ इंटरेस्ट रखते हैं, उनको क्लियर डायरेक्शन जो है वो आप क्या देंगे कि वो क्या करें? पाकिस्तान में किस लेवल तक वो अपनी स्टडीज़ जो है कम्प्लीट करें, और कब जो है मुल्क से बाहर जाएँ, या ऑनलाइन जो एजुकेशन का जिसका एक नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, क्या वो भी यहाँ पर किया जा सकता है? कितने पैसे चाहिए? क्या एक गरीब बाप आपका बच्चा वो साइंटिस्ट बन सकता है या साइंस में तरक्की कर सकता है? इस हवाले से बात करेंगे हम। मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश रखने वाले नौजवानों के बारे में बात करेंगे, जो स्टडी वीज़ा के चक्कर में लगे रहते हैं सिर्फ इसलिए कि मुल्क से बाहर चले जाएंगे, और या कुछ स्टडी के लिए भी जाते हैं तो वापस नहीं आ पाते। इन एरियाज पे बात करनी है हमें। दोस्तों एक वक्फा आ गया बीच में, एक वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हम दोबारा हाजिर होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए।
मैं हूं फ़हीम अब्बास और हमारे साथ आज डॉक्टर मसूद बुखारी मौजूद हैं जो कि एक साइंटिस्ट हैं जिनसे हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मालूमात हासिल कर रहे हैं नौजवानों के हवाले से, क्योंकि नौजवानों का आलमी दिन है आज। नौजवानों का किन किन मसाइल का सामना है इस हवाले से बात हो रही है और उनकी सलाहियतों को उजागर करने के हवाले से बात हो रही है। सर, एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें ज़रा शामिल करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं अपने मौजू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, कैसे हैं? यही अर्ज कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक ठाक। याहिया भाई, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब को सलाम करना चाहूंगा और यही लोग हमारे लिए फख्र हैं, क्योंकि ये जब हम यहाँ से पढ़ के जाते हैं, जब ये बाहर जाते हैं तो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये यहाँ आते हैं तो इनकी कदर नहीं होती। मैं कहता हूँ कि मेरे इतने दोस्त हैं, मेरे सर्जन दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इंजीनियर्स हैं, वो यहाँ काम करना चाहते हैं। यकीन करें फ़हीम भाई, वो आए यहाँ, लेकिन जो उनके साथ सलूक हुआ, जो उनके साथ उनके रवैये अख्तियार किए, मजबूरन वापस चले गए। क्योंकि डॉक्टर साहब बैठे, डॉक्टर साहब से मैं बात करना चाहूँ। डॉक्टर साहब, बात ये कि मैं आपकी सिंसेरिटी पे, आप लोगों की सिंसेरिटी में मुझे कोई शक नहीं है, आप मुझे पे बताने बाहर रहे या कहीं भी रहे, लेकिन सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो टैलेंट होता है उसकी कदर नहीं की जाती। मकसद ये कि आप अमेरिकन यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप जर्मनी चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, जब वो देखते हैं बंदे में टैलेंट है, वो आपको कैश कर लेते हैं, आपको नेशनलिटी देते हैं, आपको फैसिलिटी देते हैं, आपको पीएचडी करवाते हैं। तो डेफिनेटली जब आपको सिस्टम में आप आ जाते हैं तो आप वहीं रहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर एक बच्चा है छोटा, अब आज नौजवानों का आलमी दिन है, ठीक है, मुझे ये बताया कि ईस्ट गवर्नमेंट ने खुद कितने वादे की थी नौजवानों की रिप्रेजेंटेटिव। और आप फ़हीम भाई, सबसे बड़ी बात जो है ना, हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ यूथ है वो यूरोप से भी ज्यादा है। इतनी बड़ी तादाद यूथ की है, लेकिन क्या है, बेचारे उनको उनकी टैलेंट्स को कोई रास्ता देने वाला नहीं है। उनको एनहेंस करना। आपको पता है, कराची के कुरंगी के लड़के ने जहाज बना लिया था। कई लोग हैं, कई कितने बच्चे हैं बेचारे जो एकेडमिक के लिए इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनका टैलेंट है, उनके पास टेक्निकल एजुकेशन उनको जरूरत है, उनको फैसिलिटेट करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मैं तो एक पॉजिटिव आदमी हूं, मैं तो पॉजिटिव वाइब देता हूं। बात ये कि डॉक्टर साहब, आप कुछ थोड़ी सी गाइडेंस दे। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी, लेकिन जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जो उनके अल्लाह ने उनको सलाहियतें दी हैं, जो नौजवान यूथ का दिन है, तो आप उनको एक पैगाम क्या देने देंगे? देखें, क्योंकि हम लोग डिसअपॉइंट हो चुके हैं। आप नौजवानों के लिए जो उम्मीद जगाने के लिए कोई बात करें, उनको ऐसी गाइडलाइन ले कि वो मेहनत करें और कहीं ना कहीं अपना मकाम खुद ही बनाने की कोशिश करें। और दूसरी बात कि सबसे पहले आप जो आज गवर्नमेंट दावा करती है नौजवानों की सपोर्ट का, उनको भी कुछ गाइडलाइन दे दें। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी इन्होंने अच्छे बात की है, बड़े अच्छे सवाल किए हैं। इसी में वो जो हमारा एक सवाल था वो भी इसी में आप ऐड करिएगा जवाब में कि यहाँ नौजवानों की कदर के हवाले से, कि अगर पाकिस्तान से बाहर अगर कोई टैलेंटेड नौजवान जाता है तो उसको देखते हैं, उसे नेशनैलिटी ऑफर करते हैं, उसे कहते हैं कि तुम यहाँ रहो ताकि तुम्हारा फ़ायदा उठाया जा सके। और यहाँ पे हमारे इतने टैलेंटेड नौजवान होते हैं जो जाते हैं और हमें कोई फिक्र भी नहीं होती कि वो कब चले गए, और अच्छे खासे जब वहाँ से आते हैं तो उनके साथ ऐसा सलूक किया जाता है कि वो तौबा कर लेते हैं कि हम वापस ही जा रहे हैं। हाँ, वालेकुम सलाम। ये सब आई एम रियली ऑनर्ड। मैं बड़ा इंस्पायर हुआ आपके, एंड आई एम वेरी ऑनर्ड कि जितना आपने जो अल्फाज कहे, और आपने बिल्कुल ही यू मार्केट ऑन द पॉइंट कि ये अलमिया है कि हमारे यहाँ जो ब्रेन ड्रेन होता रहा है ये पिछले 40-50 साल से। लेकिन एक बात ये समझने की भी ज़रूरत है कि जो आपका दूसरा सवाल था, ना ही हर कोई पाकिस्तान में या किसी मुल्क में रह सकता है, और ना ही कोई दुनिया मतलब अपने मुल्क से बाहर जा सकता है। जो ये इमिग्रेशन है या प्रोफेशनल, उसके लिए जाते रहे लोग ज़माने कदीम से जाते रहे, इसीलिए दुनिया फैली है। लेकिन ना, अपना मार्को पोलो कहाँ चाइना कहाँ गए, वेनिस से निकल के, ही वाज अ वेनेशियन मर्चेंट, और उस बंदे ने कितना कुछ काम किया। के नाम पे बहुत कुछ होता रहा। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में रहते हुए सबको सब कुछ मिल जाएगा, और ना ही ऐसा है कि पाकिस्तान से बाहर जाके सबको सब कुछ मिल जाएगा। सबसे पहले हम एजुकेशन की बात करेंगे, या इंजीनियरिटी की, या टैलेंट की। तो मुझे आई बीन एलिजिबल फॉर ब्रिटिश सिटीजनशिप, फॉर अमेरिकन सिटीजनशिप। मैंने आई थिंक सिर्फ ग्रीन कार्ड का केस परस्यू किया था, और अदरवाइज मैंने आज तक आई बीन प्राउड ऑफ माई पाकिस्तानी पासपोर्ट। मैंने अभी पाकिस्तानी पासपोर्ट रखा हुआ है, और मुझे हालांकि इसकी वजह से बड़ी बाज़ जो है दिक्कत होती है, दुश्वारियाँ होती हैं, लेकिन ये कि हर चीज़ मैनेज हो जाती है। तो बात है कि पाकिस्तान में, इटली में, इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और इस टैलेंट को कल्टीवेट करने की ज़रूरत है। अच्छा, 10 साल पहले भी मैंने ये लिखा था और अभी भी। सबसे पहली बात ये कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपके घर में कौन कौन किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। आप हर किसी को एक ही चीज़ में नहीं डाल सकते, ना सबको एक चीज़ में डाल सकते हैं। जिसको भी इस वक्त देखें, फ्यूचर जिन हाउस टाइम बहुत कलील है, फ्यूचर जो है उसमें मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन चारों का बहुत फ्यूचर है।
ठीक है। एक ज़माना था कि आज से 10 साल पहले जब मैं पढ़ा था अमेरिका में, तो डिफेंस का, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की फंडिंग सबसे ज़्यादा होती थी, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की होती थी, NIH की। अब इस वक्त ये कि स्पेशली कोरोना के बाद से और जो तेज़ी से सूरत हाल चेंज हुई है, अब फ्यूचर कल वो नहीं रहेगा जो जैसे 9/11 के बाद दुनिया चेंज हो गई, ऐसे कोविड के बाद भी दुनिया चेंज हो जाएगी। तो बेसिक साइंसेस का बहुत ज़्यादा स्कोप है, और इसीलिए आज से 200 साल पहले अमेरिका वगैरह इन सारे मुल्कों ने इन्वेस्ट किया था बेसिक साइंसेस में। हमारे यहाँ इस चीज़ को समझ नहीं सके, कंप्यूटर साइंस ये वो। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि बेसिक साइंस को दोबारा से स्टार्ट किया जाए। अच्छा। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इवन इकोनॉमिक्स। हमारे यहाँ डॉक्टर इशरत हुसैन जैसे लोग, डॉक्टर महबूल हक मरूम जैसे लोग रहे हैं। तो मतलब ये वो फील्ड हैं जिनको कल्टिवेट करने की ज़रूरत है। इसके लिए चाहिए एक नेशनल पॉलिसी हो, इनके लिए इंस्टीट्यूट्स बने। पहले से पाकिस्तान में नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस मौजूद हैं, लेकिन वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। प्रैक्टिकली मौजूद हैं, लैब्स में पुराना सामान तबाह हो चुका है, कोई नई चीज़ें नहीं आई। तो एनीवे सबसे पहले ये ज़रूरत है कि लोगों को गाइड किया जाए। बैचलर्स करें, चाहे मैथ्स में जिस चीज़ में बच्चे का आपके इंटरेस्ट है या आपका इंटरेस्ट है उसमें करें। बैचलर्स करके सबसे पहले अच्छी एकेडमिक्स करें, अच्छे मार्क्स लें, उसके बाद किसी प्रोफेसर से कांटेक्ट करें बाहर, और बाहर चले जाएं। मास्टर्स करें अगर यहाँ पे फैसिलिटीज़ जब तक अवेलेबल नहीं होती। हम लोग हैं, मैं, मेरे और कोलीग्स हैं बाहर, पाकिस्तानी, नॉन पाकिस्तानी, जो आपको असिस्ट करने के लिए तैयार है। हमने लोगों को लिखा है, मुझे हर 2-3 दिन बाद दुनिया में कहीं ना कहीं से किसी स्टूडेंट की मेल आती है, रात भी आई है। हम उनको गाइड कर देते हैं, आपको जिस चीज़ ज़रूरत है, आप जानते हैं किसी अगर टैलेंट बच्चे को, तो हम ऑन करने को तैयार हैं। ठीक है, तो आपसे किस तरह रब्ता किया जाएगा, या वो मैं आपको वो आपसे गूगल मसूर बुखारी बस। बिल्कुल ठीक है, आपसे मालूमात हासिल करते हैं। और हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो नौजवानों के लिए मतलब बड़े बड़े इरादे रखती थी, और अभी तक तालीम के शोबे के हवाले से बड़े बड़े प्लान से, इनके यकसा तालीमी निज़ाम के हवाले से आवाज़ उठाई इन्होंने, और अभी तक वो पता नहीं किधर है आवाज़, और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसीलिए हम लोगों को बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं हुकूमत को बहरहाल ये कि सर वक्फा ले लेते हैं, ये इससे पहले कि हमारी इजाज़त के बगैर वक्फा ले लें ये लोग, तो हम खुद ही वक्फा लेके एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और डॉक्टर मसरूर बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं, और इनसे हम नौजवानों के हवाले से बात कर रहे हैं। उनके ख़ुसूसी तौर पर बात हो रही है कि तालीम के शोबे में, साइंस के शोबे में हम किस तरह नौजवानों को एक बेहतर मुस्तकबिल जो है वो दे सकते हैं, जो कि यकीनन पाकिस्तान के लिए ही सूदमंद साबित होगा। डॉक्टर साहब ये बताइए कि नेशनल पॉलिसी क्या होनी चाहिए इस गवर्नमेंट की, जो यहिया साहब ने भी सवाल किया था, जो स्टूडेंट्स के लिए बड़ी फ़ायदेमंद हो। देखिए, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और इसके लिए लोगों को साथ बैठना पड़ेगा। थिंक टैंक्स होने चाहिए पाकिस्तान से बाहर, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनसे कंसल्टेशंस करके, और फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है खुद आइडेंटिफाई करके। देखिए, सबसे पहले हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह एक बहुत अच्छा इदारा है, और उनके जो चेयरमैन हैं उनको HEC को पावर्स दिए जाएँ। HEC समेत सारे इंस्टीट्यूशंस का एहतसाब होना चाहिए सबसे पहले, और जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनको काम करने दिया जाए। जो वाइस चांसलर्स अपॉइंट किए जाएं वो पॉलिटिकल बेसिस पे ना हो, बल्कि वाकई अच्छे लोग हों, उनको पावर्स दी जाएं, इख्तियारात दिए जाएं। और फिर हमारे टीचर्स जो हैं, फैकल्टीज़ और जो सोसाइटीज़ एसोसिएशंस, वो उनको ब्लैकमेल या हाईजैक ना करें, उनको हरास ना करें। वाइस चांसलर्स के पास पावर्स हों, और एहतसाब सबसे पहले देखिए इंसाफ और एहतसाब होना चाहिए। तहरीक इंसाफ जो इस वक्त रूलिंग पार्टी उनका नाम था, तो ये इंसाफ की तहरीक है वो नजर आनी चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो एहतसाब होना चाहिए। और सबसे पहले ये जान लें कि इवन जंग अजीम के बाद भी जर्मनी की भी फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि हम अपना कुछ नहीं बचाएंगे, हम अपना मुस्तकबिल बचाएंगे, हालांकि वो तबाह हो रहे थे उस वक्त। तो उन्होंने कहा हम अपने यूथ को, इस वक्त जर्मनी इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेसेस कि जहाँ पे बेस्ट एजुकेशन है। US, जर्मनी आई वुड रेट वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन, इंग्लैंड की चंद यूनिवर्सिटीज़, जापान। और सच्ची बात है यहीं पे काम हो रहा है जो साइंस में हो रहा है, या एशिया में तो सिर्फ सिंगापुर, कोरिया में काम हो रहा है, और कहीं भी अनफॉर्चुनेटली, या ताइवान में, चाइना में। सर ये बताइए कि जो हमारे सरकारी तालीमी इदारे हैं ये मुनासिब काम कर रहे हैं? जिस तरह से पिछले 30 साल में जो हम खुद जो थे खुद गर्ज हो गए हम इंडिविजुअल लेवल पे, इसी तरह से सियासत ये चीज़ें बढ़ गई, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो तालीमी इदारे उनका बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। इक्का दुक्का है, कहीं पे पॉकेट्स हैं जहाँ पे इक्का दुक्का लोग बैठे। आप यकीन नहीं आएगा, कराची में डॉक्टर सलाम के स्टूडेंट मौजूद हैं, लेकिन उनकी कदर करने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक शॉर्टली मुझे एक और आंसर दीजिएगा कि क्या अच्छे टीचर्स मौजूद हैं यहाँ पे पाकिस्तान? बिल्कुल, यंग टीचर्स हैं। एक मेरे ज़माने में जब हम लोग कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, तो अच्छे लोग नज़र आते थे, और उसके बाद से कंप्लीट फुकदान हो गया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि यंग लोग जो गए HEC की स्कॉलरशिप्स पे, या वैसे गए, या मेरी तरह खुद ही स्कॉलरशिप्स लेकर फ़ॉरेन गए, तो इस तरह से लोग वापस आए हैं बाहर से। देखें, बाहर का एक कल्चर साइंस का प्रॉपर है, वहाँ सुबह 9 to 5 की रूटीन नहीं होती, ना कोई पूछता है कि आप सुबह कब आएंगे। लोग पूरे तकरीबन 24 घंटे में सिर्फ सोते थे। हम स्पेशली PhD के दौरान, पोस्ट डॉक के